हाय एवरीवन, दिस इज सनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज पेडियाट्रिक्स बाय सनी दराल। सो काफी टाइम से हम कुछ वीडियो डाल रहे थे और मैंने एक अभी रिसेंटली वीडियो डाल दी दैट इज एनेट एंड फिजियो ऑफ एल्वेलाई। तो उसी पर हमारा एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप एनेट फिजियो देख सकते हैं एल्वेलाई के, उसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं और उन सेल्स का क्या काम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको उन सेल्स का वर्क नहीं पता होगा तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप सभी के लिए। ओके, तो हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस डिसऑर्डर, ये बेसिकली या फिर सिंड्रोम, ये बेसिकली उन बच्चों में मिलता है जिन बच्चों के अंदर सर्फेक्टेंट की अमाउंट बहुत कम होती है। और सर्फेक्टेंट जो होता है, अगर मैं सर्फेक्टेंट की बात करूं तो बेसिकली एक टाइम पीरियड पर रिलीज होता है, एक टाइम पीरियड पर मैच्योर होता है। इसका मतलब जो बच्चा प्री टर्म बेबी होगा उसके अंदर सर्फेक्टेंट क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, और अगर वो नहीं होगा तो उस बच्चे के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि मोस्ट कॉमनली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आपको मिलेगा प्री टर्म बेबी के अंदर। अब ये प्री टर्म बेबी कौन से प्री टर्म बेबी है? अब प्री टर्म बेबी हम किनको बोलते हैं? जिनकी एज लेस देन 37 वीक ऑफ जेस्टेशन हो। बट ये कंडीशन आपको तब देखने को मिलेगी जब बच्चे का बर्थ लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन से पहले हो जाए, तो उन बच्चों के अंदर हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है और मिलेगा भी। क्यों? अभी मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखो बेसिकली क्या होता है सर्फेक्टेंट। जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सर्फेक्टेंट जो होता है वो रिलीज होता है हमारे टाइप 2 न्यूमोसाइट्स या फिर टाइप 2 एल्वुलर सेल्स से। ये सर्फेक्टेंट बेसिकली करता क्या है, ये एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। अगर मैं एक एल्वुलाई बनाऊं तो मैंने आपको बताया था टाइप 2 जो न्यूमोसाइट्स होते हैं वो रिलीज करते हैं फ्लूइड। अब वो फ्लूइड क्या होता है, वो इस पूरी लेयर पर ऐसे होता है एल्वुलाई पर। ठीक है, अब ये फ्लूइड पूरी एल्वुलाई पर है। एक्चुअली क्या करता है, हमारा जो फ्लूइड होता है वो एक फोर्स लगाता है और वो सरफेस टेंशन बढ़ाता है। इसका मतलब ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स है, इन वाले फ्लूइड मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल वर्ड में बताऊं, मान लो ये ग्लास जार है और ये इसके अंदर फ्लूइड है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे सरफेस मॉलिक्यूल्स हो गए जो कि बेसिकली थ्री थ्री डायरेक्शंस में अपना फोर्स लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, साइड की तरफ और इस साइड की तरफ। और यहां पर ये क्या रह जाता है, यहां पर कोई फोर्स नहीं लगता क्योंकि यहां पर क्या होती है, एयर। अब ये बेसिकली क्या करता है, इसको न्यूट्रल होने के लिए चारों तरफ से फोर्स एक्सर्ट करना होता है। बिकॉज ये इस साइड ये कैंसिल हो जाता है और इस साइड वाला रह जाता है, तो इस साइड वाला कैंसिल नहीं होता। तो ये क्या करता है, अगर मान लो मैं यहां पर और वाटर मॉलिक्यूल्स करूं तो ये इस साइड फोर्स लगाएंगे, ये इस साइड फोर्स लगाएंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब हमारे एल्वुलाई, जब पर्सन इंस्पायर करता है तो एल्वुलाई एक्सपेंड होते हैं, और जब एक्सपायर करता है तो ये हमारी एल्वुलाई की जो वॉल्स है वो आपस के क्या होते हैं, धीरे धीरे अपने पास आते हैं, क्योंकि उनको क्या करना है, एयर बाहर एक्सक्रीट करनी है। तो जैसे ही ये पास में आएंगे तो यहां पर क्या है, हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, और यहां पर भी हमारे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्शन। जैसे हमारे मैग्नेट्स होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सेम ही इसको अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये दोनों पास में आ जाते हैं तो ये क्या करेंगे, इसको पास में रखेंगे और ये कोलैप्स हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रिड्यूस करने के लिए रिलीज होता है सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट बेसिकली इसके अंदर दो पोल होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। ये मैं मान लेता हूं ये हमारे इन बिटवीन क्या है, सर्फेक्टेंट। ये इसका हेड है और ये इसकी टेल है। इसकी टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। जैसे ये पास में आएगा तो ये दोनों दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से एक्सपेंड। तो ऐसे वर्क करता है सर्फेक्टेंट। बेसिकली ये फ्लूइड क्या कर रहा है, ये एल्वुलाई को कोलैप्स करना चाहता है, और सर्फेक्टेंट क्या करता है, एल्वुलाई को एक्सपेंड करना चाहता है।
तो ऐसे मैकेनिज्म ये स्टार्ट होता है जिसकी वजह से पर्सन्स को रेस्पिरेशन लेने में इसमें बच्चे का जो एफर्ट होता है या फिर हमारा भी जो एफर्ट है वो कम लगता है ड्यू टू दिस फ्लूइड एंड ड्यू टू दिस सर्फेक्टेंट। अगर किसी बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है ये क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो आपको इतना समझ में आया? ठीक है, आगे बात करते हैं कि ये सर्फेक्टेंट रिलीज कब होता है। बेसिकली जो सर्फेक्टेंट होता है वो रिलीज होता है, दैट मीन्स वो अपीयर होता है जब इन लंग्स, अगर बात करूं लंग्स की, तो लंग्स में वो अपीयर होता है एट द एज ऑफ 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। जब केवल प्रेगनेंसी को 20 वीक हुए हैं तो सर्फेक्टेंट जो होता है वो लंग्स में अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर मैं बात करूं एमनियोटिक फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में कब देखने को मिलेगा, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड में 28 वीक ऑफ जेस्टेशन से लेकर 32 वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड आपको सर्फेक्टेंट आपको एमनियोटिक फ्लूइड में देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है कि अभी जो ये सर्फेक्टेंट अगर मान लो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर लंग्स के अंदर देखने को मिल रहा है, तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं जब जिस बच्चे का बर्थ लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन होगा तो उसको हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज अभी जो ये सर्फेक्टेंट रिलीज हुआ ये मैच्योर फॉर्म में नहीं है, ये अभी इमेच्योर है। जब बच्चा मोर देन 35 वीक ऑफ जेस्टेशन का होता है तो सर्फेक्टेंट जो होता है वो मैच्योर फॉर्म में होता है। दैट मींस जो फंक्शन मैंने आपको बताया कि वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस रखता है, उसको कोलैप्स होने नहीं देता एल्वेओलाई को, वो काम कौन करता है? मैच्योर सर्फेक्टेंट। इसलिए जिस बच्चे का बर्थ लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम होगा उन बच्चे के अंदर हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। ये तो बात होगी एक जनरल बात। अगर मैं आपको बताऊं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या फिर हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर होता क्या है, या हाइलिन मेम्ब्रेन से रिलेशन क्या है, व्हाट इज द हाइलिन मेम्ब्रेन में होता क्या है कि अगर मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊं, मान लो ये हमारे लंग्स हैं और यहां पर मैं एक ही एल्वेओलाई बना देता हूं, मान लो ये हमारी एल्वेओलाई है, ठीक है। अब बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि इस एल्वेओलाई की जो लेयर होती है उसमें क्या होते हैं? फ्लूइड होता है। अब ये फ्लूइड रिलीज किससे हुआ है? एल्वेओलर टाइप 2 सेल से, ठीक है। अब ये फ्लूइड करता है क्या है? बेसिकली क्या करता है? एयर को मॉइस्ट रखता है प्लस ये रिलीज करता है सर्फेक्टेंट। अब ये सर्फेक्टेंट जो कि हमारा क्या काम करता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये सर्फेक्टेंट प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ द एल्वेओलाई बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। तो ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस रखता है और एल्वेओलाई को कोलैप्स होने नहीं देता। अगर मैं बात करूं उन बच्चों की जिनका बर्थ लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन से हुआ है या फिर जिसके अंदर मैच्योर सर्फेक्टेंट नहीं है, तो उन बच्चों के अंदर होगा क्या? अब सर्फेक्टेंट मैच्योर नहीं है, इसका मतलब ये जब जैसे ही बच्चा एक्सपायर करेगा तो ये जो फ्लूइड है ये सरफेस टेंशन बढ़ाएगा जिसकी वजह से एल्वेओलाई क्या हो जाएंगे? कोलैप्स। जब एल्वेओलाई कोलैप्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है ये हमारी क्या है? ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज है। अब बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरीज का काम क्या है? ये डीऑक्सीजनेट ब्लड लेकर आती है फ्रॉम हमारी राइट हैंड साइड ऑफ द हार्ट और उसको ऑक्सीजनेट करके यहां पर ऑक्सीजनेट करके ये हमारे लेफ्ट साइड हार्ट पर लेकर जाती है फॉर द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अब यहां पर क्या हुआ है कि मान लो ये आरबीसीज आए हैं, अब एल्वेओलाई क्या हो गई है? कोलैप्स। जब एल्वेओलाई कोलैप्स होती हैं तो हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं वो हमारे एल्वेओलाई पर ऐसे होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज में क्या हो जाती हैं? कोलैप्स हो जाती हैं। अब कोलैप्स होने की वजह से हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया हो गया। अब हाइपोक्सीमिया किनको हो रहा है? पूरी बॉडी को तो हो ही रहा है, प्लस जो हमारी ये जो लेयर है दैट इज एंडोथीलियल। हमारी जो पल्मोनरी कैपिलरीज की लेयर है दैट इज एंडोथीलियल, और जो हमारी एल्वेओलाई की लेयर है ये किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल की।
तो ये एपिथेलियल और एंडोथेलियल, ये लेयर पे भी क्या होगा, ब्लड सप्लाई कम होगी, जिसकी वजह से वहां के सेल्स क्या होने लग जाएंगे, डेड, नेक्रोस। अब मैं मान लेता हूं ये हो गए हमारे नेक्रोटिक सेल्स जो कि डेड हो गए हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन या फिर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ठीक है, प्लस अब इसमें फ्लूइड भी है, हमारे डेड सेल्स भी है, प्लस इसी के अंदर क्या है, हमारे सर्फेक्टेंट जो कि इमेच्योर है, क्योंकि वो तो 20 वीक ऑफ जेस्टेशन पे आ जाता है बट मैच्योर नहीं होता, मैच्योर फॉर्म में नहीं होता, तो वो यहां पर प्रेजेंट होता है। प्लस इन बिटवीन जो थोड़ा बहुत प्रोटीन होगा वो होगा। तो अब ये जो लेयर बनी है, ये वाली जो लेयर बनी है, ये एक वैक्सी अपीयरेंस देती है, और इस लेयर को, इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन बनी किस वजह से है, ड्यू टू इमेच्योर लंग्स, या फिर मैं बताऊं जिस बच्चे का बर्थ लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन से कम हुआ है तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था, प्लस मैच्योर फॉर्म में नहीं था, जिसकी वजह से एल्वोलाई कोलैप्स हो गई। एल्वोलाई कोलैप्स हुई तो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आई, जिसकी वजह से एंडोथेलियल और एपिथेलियल लेयर्स के सेल्स डेड हो गए। अब वो डेड सेल्स सर्फेक्टेंट, प्रोटीन, फ्लूइड, ये मिलकर एक लेयर बनाते हैं, एक मेम्ब्रेन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसकी वजह से अब होगा क्या, इनइफेक्टिव रेस्पिरेशन होगा, इनइफेक्टिव गैसियस एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चा साइनोस होगा, ग्रंटिंग होगा, बच्चा रैपिड ब्रीथ करेगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे लेथार्जिक, फेंट होकर मे बी कोमा में भी जा सकता है, मे बी उस एक्सपायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन अराइज होगी ड्यू टू हाइलिन मेम्ब्रेन डिसऑर्डर, ड्यू टू लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, ड्यू टू इमेच्योर सर्फेक्टेंट। ये तो बात हो गई हमारी मॉर्फोलॉजी की या फिर पैथोफिजियो की। अब अगर मुझे इसको डायग्नोज करना हो, इस कंडीशन को डायग्नोज करना हो, तो हम चेस्ट एक्सरे करेंगे, बट ये तो बात तब होगी जब बच्चा डिलीवर हो जाएगा। अगर डिलीवरी से पहले ही हमें पता लग जाए कि इस बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट कम है, तो हम पहले ही उसका कुछ ना कुछ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस में बेसिकली दो हमारे मेथड होते हैं टू डायग्नोज द लेवल ऑफ सर्फेक्टेंट। वन इज योर एलएस रेशियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्फेक्टेंट जो होता है हमारे बच्चे के मदर के एमनियोटिक फ्लूइड में एट द एज ऑफ 28 वीक टू 32 वीक ऑफ जेस्टेशन के अंदर देखने को मिलता है। तो हम क्या करेंगे, उस टाइम एमनियोटिक फ्लूइड को एक्सक्रेट करेंगे और उसमें देखेंगे एलएस रेशियो। एलएस रेशियो क्या है, दैट इज लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन। लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन ये क्या है, प्रोटीन है जो कि सर्फेक्टेंट के होते हैं। अगर इनका रेशियो मोर देन 2 होगा तो इसका मतलब बच्चे के अंदर या बच्चे के लंग्स क्या होंगे, वो होंगे मैच्योर, मतलब उस बच्चे के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट है कि इतना उस मैच्योर अमाउंट में है कि एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होंगे और बच्चा इजीली इनटेक आउटपुट ऑफ एयर कर सकता है। बट अगर इससे कम होगा तो इसका मतलब बच्चे के अंदर मैच्योर सर्फेक्टेंट नहीं है, और जैसे ही बच्चा बर्थ लेगा, जैसे ही प्लेसेंटा से सेपरेट होगा, तो बच्चे को खुद एफर्ट लगाना पड़ेगा और बच्चा क्या करेगा, उसके एल्वोलाई कोलैप्स हो जाएंगे और ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक टेस्ट और है जिसको हम बोलते हैं शेक टेस्ट। शेक टेस्ट बेसिकली क्या होता है, हमने क्या किया, एमनियोटिक फ्लूइड लिया, उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एब्सोल्यूट अल्कोहल डाला और 15 सेकंड उसको शेक किया। शेक करने के बाद उसको हम छोड़ देते हैं। अगर उसके अंदर कॉपियस बबल्स देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब बच्चे के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट है और बच्चे के एल्वोलाई कोलैप्स नहीं होंगे। और अगर नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब हमारा जो शेक टेस्ट है ये बताता है कि इस बच्चे के जो अंदर सर्फेक्टेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है और एल्वोलाई कोलैप्स हो सकते हैं।
ये तो होगा प्रीनेटल डायग्नोसिस। अगर मान लो बच्चे को, अगर मान लो एल्वोलाई कोलैप्स हो जाते हैं तो हम क्या ट्रीटमेंट देंगे? तो ऐसी कंडीशन में अगर बच्चे के एल्वोलाई कोलैप्स हो जाते हैं तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो होता है, या तो हम बच्चे को सीपैप, अगर वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में है, माइल्ड टू मॉडरेट उसको डिस्ट्रेस है तो सीपैप पर, नहीं तो फिर आईएमवी वेंटिलेटर पर बच्चे को रखेंगे। और बच्चे को एक चीज का ध्यान रखना है, ये बच्चा इमेच्योर है, मींस प्रीमेच्योर है, ठीक है। अगर ये बच्चा प्रीमेच्योर है तो इसके अंदर हम 100% ऑक्सीजन नहीं देंगे। इसका रीजन है दैट इज रिट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया। रिट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया हो जाएगा बच्चे को, बच्चे की आईज खराब हो जाएंगे अगर हम उसको 100% देंगे। तो इसका मतलब अप टू 90% ही हम उसको ऑक्सीजन O2 देंगे। अगर आपको रिट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया नहीं पता है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और आप देख सकते हो व्हाट इज द रिट्रोलेंटर फिब्रोप्लेजिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दिस। तो ये तो हो गया, ये जो हमारा ट्रीटमेंट है ये कंडीशन को, बस इसके सिम्टम्स को, मतलब जो बच्चे के अंदर साइनोसिस वगैरह आ रहा है, इनटेक आउटपुट जो बच्चे का एफर्ट लग रहा है उस चीज को कम कर रहा है, बट कंडीशन को क्योर नहीं करेगा। मतलब वो कहते हैं ना कि जड़ से बीमारी, वो खत्म नहीं कर रहा है। तो उसके इसका जो परफेक्ट या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करूं दैट इज इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी। जो इसका डेफिनेटिव मैनेजमेंट है दैट इज इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी। ये थेरेपी देने के बाद ही बच्चे की कंडीशंस क्योर होगी और बच्चे को अब सीपैप और आईएमवी की फिर उसके बाद जरूरत नहीं होगी। अब इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट कैसे डालते हैं, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो कि एक डॉक्टर, एक फिजिशियन जो होता है वो एक ओजी से, मतलब ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब से या फिर एनजी से सर्फेक्टेंट सिरिंज में लेकर डायरेक्टली ट्रेकिया के अंदर डाल रहा है थ्रू अ ईटी ट्यूब। इसको बोलते हैं हम इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी। अब ये इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी जो आप देख रहे हो इसका एक टाइम पीरियड होता है, मतलब ये हमें कब देना होता है। तो इसको देने का जो टाइम है, अगर बच्चे की एज, आप यहां पर देखें, अगर मान लो बच्चे की एज अगर बच्चे की एज लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है, मतलब बच्चे का बर्थ लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पर हो जाता है, तो हम, और विद और विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, विद और विदाउट आरडीएस है, तो हम बच्चे को सर्फेक्टेंट देंगे, इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट देंगे ही। या फिर बच्चे की एज मोर देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन है विद आरडीएस, मतलब बच्चे को क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तब भी हम बच्चे को सर्फेक्टेंट देंगे। ठीक है, इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी देंगे। यहां पर मोस्ट कॉमनली आपको अगर विदाउट भी मिलता है या विद भी मिलता है, आरडीएस मिलता है और लेस देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन, ऑब्वियसली बात आरडीएस मिलेगा ही, तो इस बच्चे को इंट्राट्रेकियल सर्फेक्टेंट थेरेपी देंगे। अगर बच्चे की एज मोर देन 28 वीक ऑफ जेस्टेशन भी है और विद आरडीएस है, मतलब बच्चे की मान लो एज 36 वीक ऑफ जेस्टेशन भी है और उसको आरडीएस है, तो हम उसको सर्फेक्टेंट देंगे ही। ठीक है, ये तो बात होगी इंट्राट्रेकियल, मतलब ये तो बात होगी जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तब हम ये चीज देते हैं। क्या ऐसी कोई ट्रीटमेंट है जो बच्चे को, अगर मान लो उसके अंदर ऐसा लग रहा है हमें कि इस बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट नहीं है, या फिर हमने शेक टेस्ट किया, प्रीनेटल डायग्नोस किया और हमें डायग्नोस हो जाता है कि बच्चे के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट नहीं है जो कि एल्वोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करे, तो क्या उस टाइम हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं? इसका मतलब जब बच्चा मदर वूम के अंदर है तब क्या कोई ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को, मदर को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंजेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है, अब वो लगाते कब है, वो लगाते हैं जब वो प्रेगनेंसीज जो लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन एक्सपेक्टेड है, प्रायर टू 24 आवर्स इन ऑल प्रेगनेंसीज,
जो कि लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पर होंगी, प्रायर टू 24 आवर्स। ठीक है, 24 घंटे पहले, डिलीवरी से 24 घंटे पहले हमें मदर को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के इंजेक्शन लगाने हैं, तब जाकर बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट सफिशिएंट अमाउंट में मिल सकते हैं और बच्चे के अंदर इस कंडीशन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली दो होते हैं, एक तो होते हैं आपका बेटामिथाजोन, बेटामिथाजोन, और एक होता है डेक्सामिथाजोन। अगर मुझे इन दोनों इंजेक्शन में से एक प्रायोरिटी लेनी हो तो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट प्रेफरेबल जो इंजेक्शन होता है वो बेटामिथाजोन होता है, जो कि हम 12 mg इन एवरी 24 आवर्स, तो टोटली 2 डोज हम इसके अंदर देंगे। इसके अंदर 12 mg IM देंगे, सॉरी, मदर को हम देंगे वो भी IM देंगे 12 mg इन 24 आवर्स, और 2 डोज जाएंगी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, 6 mg IM इन एवरी 12 आवर्स, मतलब इसके अंदर टोटल 4 डोज जाएंगी। 12 mg IM इन एवरी 24 आवर्स, 2 डोज जाएंगी। 6 mg IM इन एवरी 12 आवर्स और 4 डोज इसके अंदर जाएंगी। डेक्सामिथाजोन और बेटामिथाजोन, अगर हम ये इंजेक्शन मदर को लगा देते हैं तो बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट सफिशिएंट अमाउंट में रिलीज हो जाता है और बच्चे के अंदर हाई मेम्ब्रेन डिसऑर्डर या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को नहीं मिलता। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आपको मैंने बताया कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता क्या है और बच्चे के अंदर सर्फेक्टेंट कब रिलीज होता है, वो मैच्योर कब होता है, एमनियोटिक फ्लूइड में कब आ जाता है, और अगर सर्फेक्टेंट रिलीज नहीं होता है तो उस वजह से बच्चे के अंदर एल्वोलाई कैसे कोलैप्स हो जाते हैं। एल्वोलाई कोलैप्स होने की वजह से बच्चे के अंदर हाइपोक्सीमिया होता है, मींस जो एंडोथीलियल और एपिथीलियल लेयर में है वहां पर हाइपोक्सीमिया और वहां के सेल्स डैमेज हो जाते हैं। वहां पर सर्फेक्टेंट, प्रोटीन, फ्लूइड्स मिलकर एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं हाइलिन मेम्ब्रेन, जो कि क्या करता है, इनइफेक्टिव एयरवे एक्सचेंज करवाता है। मतलब अब इफेक्टिवली एयर एक्सचेंज नहीं होगी, ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से साइनोसिस, ग्रंटिंग और टैकिपनिया, टैकिकार्डिया ये सब देखने को मिल सकता है। मैंने इसमें आपको बताया कि हम क्या क्या डायग्नोज करेंगे, प्लस इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट दैट इज प्रीनेटल डायग्नोज। अगर हमें कंडीशन पहले ही पता लग जाती है तो हम बच्चे को डायग्नोज पहले ही कर लेंगे और उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, बेटामिथाजोन और डेक्सामिथाजोन मदर को दे सकते हैं प्रायर। देखो याद रखना कि 24 आवर्स प्रायर टू डिलीवरी उन बच्चों के अंदर जिनकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी हो सकती है लेस देन 34 वीक ऑफ जेस्टेशन पर, तो उनके अंदर हम 24 घंटे से पहले पहले बेटामिथाजोन या फिर डेक्सामिथाजोन लगा सकते हैं। सो होपफुली आपको वीडियो समझ में आएगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल।